मुझे कुछ कहना है कार्यक्रम में मैं नीलम लेकर आई हूँ आज ऐसी शख्सियत को जो वायुसेना से सेवानिवृत्त है। कॉर्पोरल त्रिभुवन नारायण सिंह यादव, जिन्होंने वायुसेना में 15 साल की सेवा दी। सेवानिवृत्ति के पश्चात दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में आज स्नातक अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। सबसे पहले त्रिभुवन जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज हम जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ। बाकी उनका व्यक्तिगत परिचय हम उनकी जुबानी सुनते हैं। उनका जन्म कब हुआ, पढ़ाई लिखाई, वायुसेना कब ज्वाइन किया और कितने वर्ष वायुसेना में आपने सेवा दी। साथियों, उत्तर प्रदेश का जो गाजीपुर जिला है, इसका पौराणिक नाम है गाधीपुर, जो विश्वामित्र के पिता राजा गाधी के नाम पर पड़ा था। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि गाधी तनय मन चिंता व्यापी। वही गाधी विश्वामित्र के पिता थे, जिनके नाम पर इसका नाम था गाधीपुर पुरातन। मेरा जन्म ऐसे तो 7 अप्रैल 1955 है, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में जाना जाता है। और यह दिन विश्व जो है अपने लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और इसका परिणाम भी मेरी लाइफ में निकला कि मेरा जीवन शुरू से अंत तक आज तक स्वस्थ है और यह असीम कृपा है ईश्वर की। नगर पालिका जमानिया में हरपुर ग्राम एक स्थित है, नगर पालिका के अंदर ही, जो गंगा के किनारे है। जमानिया का नाम भी परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि के नाम पर है, जो पुरातन नाम जमदग्निपुरी, आज जमानिया समय के दौरान लहजे से चेंज कर दिया गया। नगर पालिका जमानिया हरपुर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसा कि जमानिया भी गंगा नदी के किनारे है, परशुराम जी के पिता का आश्रम भी इस गंगा नदी के किनारे है। वशिष्ठ जी ने अपने रामायण में लिखा भी है कि गंगा का जो उत्तरांग बहाव है वही असली काशी है, और यह स्थान गंगा का दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ बहता है। और वास्तव में यह उनके हिसाब से, वशिष्ठ रामायण के हिसाब से काशी का स्थान है। लेकिन स्थान की कमी के होने के कारण आज वाराणसी, जिसे हम जानते हैं पुराना नाम जिसका काशी है, उसे वहाँ बसाया गया। ये तो रहा आपका पूरा, आपने हमें डिटेल बताया। अब आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी पढ़ाई लिखाई भी यहीं हुई या कहीं और? दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा और वायुसेना में ज्वाइन करने से पहले भी मेरी सारी शिक्षा इसी नगर पालिका जमानिया के क्षेत्र में हुई। विद्यालय ऐसे उस समय इतनी संख्या नहीं थी, और सरकार के प्राथमिक विद्यालय हरपुर में मेरी प्राइमरी शिक्षा, जमानिया तहसील स्थित माध्यमिक 6वीं 7वीं 8वीं की परीक्षा हमने उत्तीर्ण की। इसके बाद हिंदू इंटर कॉलेज जमानिया में ही मैंने 10वीं की परीक्षा पास की। और प्रारंभिक शिक्षा के साथ साथ 10वीं पास करने के बाद में पहले से ही रुचि थी कि एक अर्ली स्टेज में सेवा का अगर मौका मिलता है तो इसे किया जाए। 10वीं पास परीक्षा करने के बाद भी मैंने पहले नेवी बॉयज में प्रयास किया, फिर वायुसेना में प्रयास किया, और मुझे एक सफलता मिली। और मैं 9 नवंबर 1973 को मैं वायुसेना एज ए एयरमैन अंडर एयरक्राफ्ट, जिसे एयरमैन के रूप में मैं ज्वाइन किया वायुसेना में, जिसमें सबसे जो नीचे का जो रैंक है, जहाँ से शुरू होता है, वो एयरक्राफ्ट्समैन। तो अंडर ट्रेनिंग के अंदर ACTUT एयरक्राफ्ट्समैन अंडर ट्रेनिंग मैं शुरू किया, और पासिंग आउट के बाद में AC का पहला रैंक शुरू होता है एयरक्राफ्ट्समैन, और इसके बाद फिर उसका प्रमोशन होता है एयरक्राफ्ट्समैन फर्स्ट क्लास AC1, देन लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन, और इसके बाद जो पदोन्नति होती है तो वो है कॉर्पोरल का रैंक। एयरक्राफ्ट मैन जब आपने ज्वाइन किया तो इसमें वायुसेना में क्या योगदान है एयरक्राफ्ट मैन का? यह पद वायुसेना का बेसिकली शुरुआती के पद है। AC एयरक्राफ्ट्समैन, AC1 एयरक्राफ्ट फर्स्ट क्लास, देन लीडिंग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरल। ये वायुसेना के स्तंभ कार्य में लगे हुए सैनिकों का योगदान है, जो सब कुछ इन्हीं के द्वारा किया जाता है। और सारी लगभग वायुसेना की जो सेवाएं होती हैं बेसिकली प्रारंभिक दौर में यही संभालते हैं, यही कार्यभार को सुचारू रूप से देखते हैं, और जो भी कार्यप्रणाली है बेसिक आधार पर यही लोग करते हैं। इन्हीं से सारा आधार बनता है वायुसेना का, जिसमें कि एयरक्राफ्ट्समैन फर्स्ट क्लास, लीडिंग एयरक्राफ्ट्स और कॉर्पोरल, ये कार्य करने वाले वायुसेना के सर्वाधिक योगदान देने वाले रैंक हैं। कितने वर्ष आपने एज अ एयरक्राफ्टमैन वायुसेना में सेवा दी? कुछ समय तक एयरक्राफ्ट्समैन के रूप में परीक्षाएं होती हैं वायुसेना में। जब परीक्षाएं पास
करते हैं तो AC से AC1 बनते हैं। फिर एक परीक्षा होती है तो उसमें फिर AC1 से लीडिंग एयरक्राफ्ट बनते हैं। लीडिंग एयरक्राफ्टमैन के बाद में फिर परीक्षा होती है। बीच में तमाम परीक्षाएं होती रहती हैं, तब जाकर के एक दूसरे के बाद अगला रैंक जो मिलता है। और लीडिंग एयरक्राफ्ट परीक्षा पास करने के बाद में लीडिंग एयरक्राफ्टमैन, इसके बाद फिर कॉर्पोरल की परीक्षा होती है, उसको दी जाती है, फिर जाकर के उसका प्रमोशन होता है। तो वायुसेना में हर पद के लिए परीक्षा होती है और फिर उसकी नियुक्ति होती है उस पद पर प्रमोशन के माध्यम से। तो वायुसेना में कॉर्पोरल पद का क्या योगदान है? कॉर्पोरल पद कार्य करने वाले पदों में से एक बीच का स्तंभ है, रीढ़ की हड्डी की तरह से काम करता है। इसके नीचे भी लोग होते हैं और इसके ऊपर भी लोग होते हैं। कार्य करने में या नीचे अपने नीचे के लोगों को अपने अनुभव का योगदान देते हुए उनको साथ में लेकर के काम करता है, और इसके ऊपर जो लोग होते हैं उनसे उनका अनुभव लेकर के अपना कार्य जो है या पद के जो वायु सैनिक है सेवा अपना देते हैं वायुसेना को। जहाँ जिस रूप में भी कार्य दिया जाता है वह अपनी क्षमता से नीचे के पदों से सहयोग लेकर के और ऊपर के पदों से अनुभव लेकर के अपने कार्य को सुचारू रूप देते हैं। लगभग कितने वर्ष आपने वायुसेना में? भारतीय वायुसेना में मैं 9 नवंबर 1973 को ज्वाइन किया और 30 नवंबर 1988 को मैं सेवा करके 15 साल की बाहर आ गया। जैसा कि आपने बताया 15 साल में आपने वायुसेना से सेवा निवृत्ति ले ली। आपकी रुचि किसी और क्षेत्र में थी जिसकी वजह से आपने वायुसेना से सेवा निवृत्ति ली, इसके लिए सोचा, या फिर कोई और वजह? दोस्तों, ऐसा है कि जब वायुसेना में हम एक अर्ली स्टेज में 18 साल की उम्र या उसके आसपास पहले ज्वाइन किया, तो जब वायुसेना किया तभी एक विचार में आया कि इस सेवा के दौरान 15 साल के अंदर ही अपने आप को ऐसा योग्य बना लिया जाए शिक्षा के माध्यम से, अपनी एजुकेशन बढ़ा करके, जिससे 15 साल के पश्चात जब हम वायुसेना से अपने स्वयं की इच्छानुसार वहाँ से सेवानिवृत्ति लें तो बाहर हमें फिर सेवा करने का मौका मिले। क्योंकि वायुसेना में जब मैं ज्वाइन किया था तो उसमें एक टर्म एंड एंगेजमेंट था फॉर 15 इयर्स के लिए, और 15 साल के टर्म एंगेजमेंट पूरा होने से पहले ही यह पूछा जाता है कि आप अपनी सर्विस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हम लोगों ने पहले ही हमारे विचारधारा के लोग की अपनी शिक्षा बढ़ा करके और 15 साल में सेवानिवृत्ति लेकर के ऐसी योजना बनाई जाए जिससे बाहर भी हम अपनी सेवा का योगदान कर सके, जहाँ कहीं भी सेवा करने का मौका मिले। तो इस सुनियोजित तरीके से हमने भी अपनी योजना बनाई और इस 15 साल की वायुसेना की सेवा का सदुपयोग किया, और सेवा करते हुए मैंने वायुसेना में ही इलाहाबाद बोर्ड से 12वीं 1976 में 1976 में किया, और इसके पश्चात पहली पोस्टिंग थी जोधपुर में, जहाँ से मैंने जोधपुर यूनिवर्सिटी जोधपुर से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री 1979 में ली। और उसके बाद जब वहाँ से मेरा स्थानांतरण हो गया नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ शिलांग में मेरी पोस्टिंग थी, और NEHU नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी से मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd की वहाँ से डिग्री ली। और फिर एक अंतिम स्थानांतरण मेरा दिल्ली हुआ, और वहाँ दिल्ली से मैंने देखा कि अब मेरी 15 साल सर्विस पूरी होने वाली है, समय बचा हुआ है, तो मैंने आगरा यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री भी अंग्रेजी साहित्य से मैंने प्राप्त कर लिया। लैंग्वेज थी, भाषा थी, 12वीं में भी थी, डिग्री में भी मेरे पास इंग्लिश थी, और BEd में भी मेरे पास इंग्लिश थी। थ्रू आउट इंग्लिश होने के कारण मैंने मास्टर डिग्री इंग्लिश में ही योजना बनाई, और उम्मीद जताई कि जब बाहर मैं निकलूंगा इस योग्यता के पश्चात तो मुझे सेवा करने का निश्चित रूप से कहीं न कहीं योगदान मिलेगा। जब आपने वायुसेना ज्वाइन किया तो ट्रेनिंग आपकी जरूर रही होगी, तो वो ट्रेनिंग कहाँ थी? वायुसेना में ट्रेनिंग के ऐसे तो हमारे देश में कई स्थान है, जैसे टेक्निकल के भी बच्चे ट्रेनिंग करते हैं बेंगलोर में, और कुछ ट्रेनिंग करते हैं ताम्बरम में, लेकिन जो नॉन टेक्निकल का ट्रेड है वो बेलगाम में सांबरा स्थित एक स्थान है कर्नाटक में, वहाँ जो है नॉन टेक्निकल की ट्रेनिंग दी जाती है, जिसे आज ATI एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। उस समय जब मैं ज्वाइन किया था 1973 में, तो वहाँ उसका नाम था 1 GTS नंबर 1 ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल, जहाँ मैंने अपनी वायुसेना की प्रशिक्षण का कार्य 1 साल का कार्य पूरा किया। लगभग आपकी कितनी पोस्टिंग रही होंगी 15 साल में जब आपने वायुसेना ज्वाइन किया? वायुसेना में ट्रेनिंग मैंने लिया 1 साल की 1 GTS नंबर 1 ग्राउंड ट्रेनिंग स्कूल सांबरा बेलगाम इन कर्नाटका। इसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद पहली पोस्टिंग हुई जोधपुर, दूसरी पोस्टिंग फिर हुई देवलाली, तीसरी पोस्टिंग देवलाली से मुझे मिली शिलांग, जो कमांड थी, वहाँ पर कमांड की यूनिट में मेरी पोस्टिंग हुई शिलांग में, और लास्ट पोस्टिंग मेरी एक ईश्वर के आशीर्वाद से दिल्ली राजधानी प्रदेश की है, यहाँ मेरा स्थानांतरण हुआ, जहाँ से मुझे आगे सौभाग्य मिला कि मैं कुछ और कर सकता हूँ, सेवाएं दे सकता हूँ राष्ट्र को। जैसा कि मैंने अपना एक विचार बनाया था कि सेवानिवृत्ति के पश्चात जो क्वालिफिकेशन मिली है इसके आधार पर हम राष्ट्र को कुछ और दे सके,
इसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। त्रिभुवन जी, एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहूंगी। जब आपने वायुसेना ज्वाइन किया, आपकी ट्रेनिंग रही और फिर पहली पोस्टिंग और फिर दूसरी पोस्टिंग, आपकी शादी हो चुकी थी क्या? जी, 1968 में मेरी शादी हो गई थी, जब मैं 8वीं क्लास में था। और जब मैं ट्रेनिंग कर लिया, 9 नवंबर 1973 में जब इनरोल्ड हो गया एयरफोर्स में, मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई नवंबर 1974 को। और 75 के 26 जनवरी परेड में सेवा करने के पश्चात जब हम लोग पहुंचे अपने वार्षिक छुट्टी पर, तो 1975 में मेरा जो कहते हैं कि जो शादी जो हुई थी 68 में, उसका गौना हुआ। तब जो है एक दाम्पत्य जीवन बिताने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ और यह दाम्पत्य जीवन बहुत ही सुखद रहा। और हमारी धर्मपत्नी का योगदान था हमारे जीवन में कि ये सारी शिक्षाएं उनके सहयोग से, उनके समर्पण से जो योग्यता थी शिक्षा की मुझे मिली, उनका मैं जीवन भर सदैव आज भी आभारी रहूंगा। और सदैव उनके लिए मेरा एक हृदय से एक विशेष अनुभूति होती है कि उन्होंने मुझे योगदान दिया इस शिक्षा के लिए। ऐसे में आपकी धर्मपत्नी का भी बराबर का सहयोग था, आपके साथ साथ देश सेवा करने का भी और आपको आगे शिक्षा की लाइन में जाने के लिए प्रेरित करने का भी। जी यादव जी, आपने जब वायुसेना से सेवानिवृत्ति ली और दिल्ली प्रशासन में अध्यापक के रूप में ज्वाइन करने के बीच का जो समय था, उस दौरान आपने क्या किया? बहुत सौभाग्य की बात है, ईश्वर का एक आशीर्वाद था कि जब मेरे ट्रांसफ़र हुआ यहाँ पर दिल्ली, तो मेरे पास में बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड की डिग्री मेरे पास में थी और मैं मास्टर डिग्री के लिए आगरा यूनिवर्सिटी से प्री और फाइनल के पेपर में दे रहा था। उस दौरान मुझे मौका मिला एक पब्लिक स्कूल, रामचंद्र पब्लिक स्कूल में सेवा करने का, केवल अंग्रेजी पढ़ाने के लिए। और वहां पर भी मैं पब्लिक स्कूल में योगदान दिया। और 1988 30 नवंबर 1988 में रिटायरमेंट लेने के पश्चात मेरा पढ़ाते हुए पब्लिक स्कूल में 8 अगस्त 1989 को मेरी नियुक्ति हो गई दिल्ली प्रशासन में। और तब से मैं सेवा में रत हूँ प्रशासन में। इसके बाद मेरा जब 60 साल की आयु पूरी होती है तो मेरा रिटायरमेंट 2015 में हो गया और इसके पश्चात पुनः 2 साल की नियुक्ति दी जाती है। उस 2 साल की नियुक्ति के कार्यकाल के अंतर्गत मैं आज भी सेवा रत हूँ। मैं दिल्ली प्रशासन में स्नातक अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में, जिसका कार्यकाल अप्रैल 2017 में पूरा हो रहा है। शिक्षा जगत में सेवा के अंतर्गत आपका क्या अनुभव रहा? आप हमारे श्रोताओं को इससे भी रूबरू कराइए। साथियों, ऐसे तो 2 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है शिक्षा जगत के लिए, जिसमें पहले आता है साक्षर और दूसरा शब्द आता है शिक्षा। साक्षर का मतलब होता है साथियों अक्षर ज्ञान, जिसमें हम पढ़ना लिखना जानते हैं। और इससे एक बहुत विस्तृत रूप में इसकी व्याख्या शिक्षा के माध्यम से की जाती है। इस साक्षर होने के बाद जब हम शिक्षा की तरफ जाते हैं तो उसमें हमें जो भी शिक्षा जगत से ज्ञान मिलता है, उसका मात्र एक ज्ञान ही हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं, उसका हमारे जीवन में उस ज्ञान का एक प्रायोगिक रूप जब लेता है, तब वह जो है हमारी शिक्षा जो है सदुपयोग होती है और जीवन में कामयाबी मिलती है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि बिना परिश्रम के कोई चीज नहीं मिलती है। जब हम श्रम करते हैं तो सारी चीजें, कठिन से कठिन चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे हम गीता को ले लें, कृष्ण ने गीता में एक बहुत मुख्य बात हम सब लोगों को बतलाई है कि हमें एक सोच रखनी पड़ेगी, सकारात्मक, एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी ऑफ माइंड ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए। एक सकारात्मक सोच होनी चाहिए जिसमें नकारात्मक की कहीं कोई जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। इसलिए उन्होंने एक संदेश दिया हम सबको कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। मुझे कुछ कहना है, कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जो एक अच्छा वक्ता तभी हो सकता है जो सबसे अच्छा श्रोता होता है, उसमें सुनने की क्षमता हो और सुनने के पश्चात ग्रहण करने की क्षमता हो, तभी वह एक अच्छा श्रोता होने के साथ साथ में एक अच्छा वक्ता भी बन सकता है। त्रिभुवन जी, आपसे बात करके हमें आज बहुत खुशी महसूस हो रही है। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमारे श्रोताओं को वायुसेना से संबंधित और शिक्षा जगत से संबंधित जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने अपने श्रोताओं को रूबरू करवाया वायुसेना से सेवानिवृत्त कारपोरल त्रिभुवन नारायण सिंह यादव को, जिन्होंने वायुसेना में 15 साल की सेवा दी और सेवानिवृत्त के पश्चात दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग में आज स्नातक अंग्रेजी के अध्यापक के रूप में कार्यरत भी हैं। मुझे कुछ कहना है, कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नीलम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।